नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपको आपका पसंदीदा बहस शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपका दिल से इस्तकबाल करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की देश की बहस। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो राहुल गांधी के माफीनामे से संबंधित है। राहुल गांधी ने गलती कहा है, माफी नहीं कहा। मैं अपने शब्दों को चुरा दूं, उन्होंने कहा है इमरजेंसी उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी गलती थी। ये बात वो एक विदेशी संस्था में भाषण देते हुए उन्होंने कही है। इमरजेंसी को भूल जाने के क्या मायने हैं? 78% लोगों ने इसे ही वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। दरअसल मामला क्या है? साल दर साल गुजरता जाता है, लेकिन लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी हत्या 1975 में हुई थी, उस हत्या के बारे में बात करते करते हम ये सोचने लगते हैं कि वो क्या दिन रहे होंगे जब हमारे फंडामेंटल राइट उनको कुचला गया होगा। वो क्या दिन रहे होंगे जब अखबारों की आजादी पर अंकुश लगा दिया जाता होगा। वो क्या दिन होंगे जब हर चीज की फाइल सबसे पहले टॉप पॉलिटिकल बॉसेस के क्लियर होकर आती थी और फिर नीचे इंप्लीमेंट होती थी। वो कैसे दिन होंगे जो समय समय पर ऐसे फैसले लेते थे जो जनता को कतई मंजूर नहीं होते थे। हालांकि इमरजेंसी की बला टली, लेकिन इमरजेंसी पर बहस आज भी जारी है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के युवराज, उन्होंने आज कहा एक विदेशी यूनिवर्सिटी के भाषण में कि उनकी दादी ने जो कुछ किया था गलत किया था। लेकिन क्या सार्वजनिक तौर पर गांधी परिवार इसके लिए माफी मांगेगा? इसी पर बहस की शुरुआत होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की रिपोर्ट। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 को देश में अचानक सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। देश 46 साल बाद भी उस दिन को नहीं भूला है। लेकिन अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी की इमरजेंसी लगाने को एक भूल बताया है। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said it. राहुल गांधी अमेरिका के कर्नल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ हुई बातचीत में कहते हैं कि खुद उनकी दादी बाद में इमरजेंसी को गलत मानती थी, लेकिन इमरजेंसी के बहाने राहुल गांधी ने आज के मौजूदा हालात को उस दौर से भी बुरा बताया, जिसका जवाब बीजेपी ने दो टूक दिया। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। कांग्रेस के नेताओं ने सदा एक ही सुर अलापा है। आरएसएस के देश प्रेमी, समाज सेवा, अनुशासन और मानवता के स्वरूप को गालियां देते रहना। इस बीच खुद पार्टी के भीतर भी राहुल गांधी के काम करने के तरीके से कांग्रेस नेता खुश नहीं हैं और इशारों में ही अपनी नाखुशी जाहिर कर दी है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से दिन रात मेहनत कर रही हैं, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो प्रियंका गांधी कर सकती हैं। उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए, हम सबको बनाना चाहिए। शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान 1,10,806 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक और सैन्य सुरक्षा का प्रयोग विपक्षी पार्टियों के नेताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। देश की बहस में चर्चा है कि 5 राज्यों के चुनावी माहौल में राहुल गांधी के ऐसे बयानों के क्या राजनीतिक मतलब हैं, या फिर वाकई उन्हें इमरजेंसी के दौर का दर्द महसूस हुआ है। तो आइए बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है ये आपको बता दें। क्या माफी मांगने से इमरजेंसी के दाग धुल जाएंगे? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग अब गलत हुआ था, ठीक नहीं किया था, गलती हो गई थी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हाँ या ना में हमें जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे
ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सबसे पहले सीधे अपने सबसे बड़े पैनल को खोलता हूं। मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी मौजूद हैं, मेरे साथ हरीश रावत जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो मौजूद है और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, इस वक्त पंजाब के प्रभारी हैं। मेरे साथ अभय दुबे मौजूद है जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल मौजूद है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सबसे पहले हरीश रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने यह तो मान लिया कि भाई गलत हुआ था, क्यों ना गांधी परिवार सार्वजनिक तौर पर इमरजेंसी के लिए माफी मांगे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर दो फैसले हैं, एक न्यायालय फैसला करता है और एक फैसला जनता की अदालत करती है, जनता का न्यायालय करता है। इमरजेंसी लगी, कुछ कंपल्सिव सिचुएशंस थे, लेकिन उसके बाद जनता ने पनिश भी किया, हमको दंडित भी किया, और जनता ने ही अपने फैसले से फिर से इंदिरा जी को सर माथे पे बिठाया और आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा गांधी को लाएंगे का नारा घर घर गांव-गांव में गूंजा। राहुल जी ने एक वो आंतरिक लोकतंत्र के बहुत बड़े पैरोकार हैं और उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर भी, अभी आप देखिए जब हम सब लोग चाहते थे कि इस समय हम किसान आंदोलन और महंगाई के इशू पे फोकस करें, पार्टी के अंदर चुनाव की बात बाद में कर लें, देख लें, तो राहुल जी ने अकेले दम पर पूरी वर्किंग कमेटी को सहमत करवाया। नहीं, आप जो है जैसे ही ये 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म होते हैं और पार्टी के अंदर चुनाव होने चाहिए करके, देखिए वो उन्होंने अपना एक विचार और उन्होंने कहा कि इंदिरा जी इसको अच्छा नहीं मानती थी, मगर कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो इंदिरा जी ने किन परिस्थितियों में निर्णय लिया, मैं उस पर एक बहस में नहीं जाना चाहता। मेरे सवाल को टाल गए, मेरा सवाल दो टूक है रावत जी, मेरा सवाल दो टूक है। उन्होंने बता दिया ये गलत था। क्या कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार आपातकाल के लिए माफी मांगेगा देश से? मेरा दो टूक सवाल है। आपने अपना प्रस्तावना बता दिया, बताइए क्या माफी मांगेगा? मैं आपके पास आ रहा हूं, उसी सवाल पर आ रहा हूं। एक घोषित इमरजेंसी थी, आज जो अघोषित इमरजेंसी है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम आपके नाम को एक प्रकार से दिल में रख करके चलते हैं। आप बताइए, क्या आज हमारा चौथा स्तंभ पूरी तरीके से स्वतंत्र है? क्या जितने जो लोकतंत्र के रक्षक हमारी विभिन्न संस्थाएं हैं, जिनमें न्यायपालिका से लेकर के कई और संस्थान सम्मिलित हैं, क्या वो स्वतंत्र हैं? क्या आज आवाज़ नहीं दबाई जा रही है, लेकिन सब लोकतंत्र के नाम पर की जा रही है? ये जो अघोषित इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी कई गुना ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसके परिणाम देश और समाज के बिखराव के रूप में दिखाई देंगे। वो एक समय का एक सॉल्यूशन था, उसको जनता ने पसंद नहीं किया, दंडित कर दिया, और उसके बाद वही जनता इंदिरा जी को सत्ता में लेकर के आई। और रहा सवाल राहुल जी ने जो कुछ कहा है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो उनकी एक निष्पक्ष सोच को दर्शाता है और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मतलब गांधी परिवार आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगेगा? गांधी परिवार आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगेगा? जब गंगा, देखिए 1975 से आज तक गंगा में बहुत सारा पानी निकल गया है। अब इन बातों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग में लाएं और उसकी आड़ में देश के अंदर असहिष्णुता थोपें, असहनशीलता थोपें, और लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं कोई और नहीं लाया, खुद राहुल गांधी लाए सर। चौथे स्तंभ को कोई और नहीं लाया। रावत जी माफ कीजिए, बीच में टोक रहा हूं, खुद राहुल गांधी जी लाए इसको। इस मुद्दे को सेंटर फॉर स्टेज पर खुद राहुल गांधी जी लेकर आए हैं। ना मैं लाया हूं, ना मीडिया का कोई धड़ा लाया है, ना अपोजिशन पार्टी का लीडर आया है।
मैं वही कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको माना जाना चाहिए और उस उनके एक स्पष्ट विजन के लिए, दृष्टिकोण के लिए उनको शाबाशी दी जानी चाहिए। अब उसमें आप कहाँ से माफ़ी लेकर के और सब लेकर के आ रहे हैं? और हम एक बात कह सकते हैं, मतलब माफी नहीं मांगेंगे, अंडरलाइन कर दूं, ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं है इमरजेंसी पर। जी, आप सत्ता जब चलाते हैं बहुत सारे कदम उठाते हैं, और जो कदम ऐसे होते हैं जो देश की एकता को खंडित करने वाले होते हैं, उनके लिए हमने कभी माफ़ी भी मांगी है। देश के लिए, देश को आगे रख करके माफ़ी मांगी है। लेकिन आप हर कदम के लिए यदि ये कहने लग जाएं, हमारे हर एडमिनिस्ट्रेटिव कदम पर आइए आप माफ़ी मांगिए, यदि हम ये कहते हैं कि कुछ चूक कहीं हमसे हुई है तो उस चूक के बाद हमको फिर आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। इसका मतलब है देश में हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं। नहीं सर, चूक नहीं, इमरजेंसी जिसमें भारत का लोकतंत्र, उसका संविधान हाशिए पर रख दिया गया था। भारत में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसलिए माफी तो बनती है इस मुद्दे पर। अगर राहुल गांधी मैं कह रहा हूं राहुल जी कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था। राहुल जी ने स्वयं इंदिरा जी को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी दादी भी उसको बहुत कुछ हद तक उसको ठीक नहीं समझती थी, उसको वो गलती समझती थी। तो ये इससे बड़ी बात क्या होती है? क्या माफ़ी क्या है कि आप चाहते हैं कोई दंडवत हो तभी माफ़ी होती है? ये भी तो चीज़ों को एडमिट करना। और सर, हाथ जोड़ के भी माफी होती है। हमारे यहाँ तो जैनों में त्योहार होता है, हर साल में एक बार जो बुरा भला हो गया हो, जो गलती क्षमा हो गई है, उसके लिए माफी कर दो और उसको क्षमा घड़ी कहते हैं। हमारे यहाँ तो बकायदा त्योहार होता है क्षमा घड़ी का। हर साल हम अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी कर दे 1975 के लिए, इमरजेंसी के लिए माफी मांग दे। नहीं, आप एक काम करवा लीजिए ना, अपने तो कुछ और दोस्तों से भी पूछ लीजिए। हम जितना कुछ हमसे रह गया है काम करने में और कहीं कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम भी कह देते हैं क्षमा घड़ी करके। लेकिन इसको राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राहुल जी ने बहुत साफ तौर पर इंदिरा जी को कोट करते हुए ही बात कही है, और मैं समझता हूँ वो किसी भी समाज से ज़्यादा प्रभावशाली है। मतलब माफी का कोई सवाल नहीं है। मैं अपना मंतव्य स्पष्ट मतलब हरीश रावत जी, माफी का कोई सवाल नहीं है। और राहुल जी की बातों में ही, मैंने कहा राहुल जी की बातों में ही सब कुछ है। मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूँ, कोई मैं अदालत में एविडेंस के तौर पर खड़ा नहीं हूँ कि जिसमें अपराध होते देखा या नहीं देखा, हाँ या ना कहना है। तो मैंने अपनी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत साफ तौर पर रख दी है, और सब मैं बहुत अच्छी समझता हूँ कि राहुल जी ने स्वयं इंदिरा जी को कोट करते हुए जो बात कही है वो देश के लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त समझा जाना चाहिए। अच्छा हरीश रावत जी, एक आखिरी सवाल। आपने कहा 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन का चुनाव होगा। क्या गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष होगा या गांधी परिवार के बाहर से भी कोई अध्यक्ष हो सकता है? हरीश रावत की क्या मान्यता है? देखिए, कांग्रेस के एक एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म जो एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी कहा गया, लेकिन वास्तविक अर्थों में वो एक मिनी AICC थी। उसके तौर पर हमने एक प्रस्ताव एक मत से किया था, जिसमें हमारे सारे मित्र लोग सम्मिलित थे, बड़े नेतागण सब सम्मिलित थे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आनंद शर्मा जी, सब लोग थे। तो उसमें ये तय हुआ था कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रधान का पद संभालें, और जो है उनको उस पद को संभालना चाहिए। और उसके बाद ये बात वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी बाद में भी आई सब्सिक्वेंटली, और 19 नेतागण मिले थे
इंदिरा जी के घर पर, सोनिया जी के घर पर, तो वहाँ पर भी सब ने ये राय व्यक्त की। और कुछ लोगों ने जिन्होंने राय व्यक्त नहीं की उनकी तरफ से भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। देखिए, सब लोग एक चुनाव चाहते थे पार्टी के अंदर, चुनाव की बात कह दी गई है। अब चुनाव के अंदर मैं अभी से नहीं कह सकता कि कौन आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, यदि मैं उस मिनी AICC को देख करके कहूँ तो वो ये चाहती थी, जिसमें सारे प्रदेशों के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, कि राहुल गांधी जी ही देश की कांग्रेस की बागडोर संभाले। मतलब अब जब चुनाव होने वाला है उसमें भी यही कहा जाएगा, राहुल जी मान जाओ, कमान संभाल लो, कोई दूसरा नेतृत्व तो नहीं। जी, हम राहुल जी में पार्टी का और देश का दोनों का उनके नेतृत्व में हम ये समझते हैं कि हम बेहतर सेवा कर सकते हैं और बेहतर तरीके से पार्टी को भी और देश को भी मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। ये हमारी सामूहिक विवेक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, आप हमसे जुड़े। उस पर मैं समझता जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, शो का इंटरव्यू आप हमसे जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त इतना हमें दिया। तो एक बार फिर से अपनी पैनल की तरफ लौटता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेजर जनरल GD बख्शी साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे। क्या इमरजेंसी के लिए कांग्रेस में खास तौर पर गांधी परिवार को माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगना, जब आप खुद कह रहे हैं गलती है, बड़प्पन की निशानी है। मैं समझता हूं कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो माफी मांग लेते, बड़प्पन की ही निशानी है। और जैसे हरीश रावत जी से मैं सहमत हूं कि ये प्रजातंत्र है और जनता सजा देती। देखिए, अपने आप को बहुत बड़ा, देश से बड़ा, लोगों के बारे में तिरस्कार रखना, आम जनता के बारे में कि वे मेरी जूती की नोक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं, नसें कटवा सकते हैं, जनता को बिल्कुल रौंद सकते हैं तलवे के नीचे, ये मानसिकता और प्रजातंत्र नहीं, ये एक साथ नहीं चल सकता। और जब भी इसमें भारतवर्ष में कोशिश की गई है, भारत के लोगों ने कड़ा जवाब दिया है। क्योंकि देखिए, प्रजातंत्र यहाँ पे एक फॉरेन ट्रांसप्लांट नहीं है, ये अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से 5, 7, 8, 9,000 साल पहले, और सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन की कार्बन डेटिंग 9,800 साल पहले की है। तब से यहाँ पे जो है पंचायती राज चला आ रहा है, गांव में पंचायतें चुनी जाती थी। प्रजातंत्र हमारे खून में है। और अगर कोई लोग ऐसे करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी हाल में बातचीत चल रही थी कि महाराष्ट्र में इमरजेंसी 2.0 लगाई जा रही है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, किसी को जेल में डाला जा रहा है, कहीं कुछ। जब आप ये सोचने लगे कि साहब जनता मेरी जूती की धूल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो इस देश के लोगों में वो ठहराव है। इस देश के लोग आपको सजा देंगे जैसे इंदिरा गांधी को दी गई थी और उनकी पार्टी को दी गई थी। और ज्यादातर कहा जाता है ठीक है, सजा मिली इंदिरा गांधी को। लेकिन मैं अभय दुबे जी के पास चलता हूं, जनरल बख्शी, उनका जवाब लेना जरूरी है। अभय दुबे जी, सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी गलती तो मान चुके हैं। आपको पता है आपकी पार्टी जो है अभी ICU के अंदर है, आपको कई तरह के मेडिकल सपोर्ट सिस्टम, पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम और वोटर सपोर्ट सिस्टम सबकी जरूरत लगने वाली है। जब एक विषय छोड़ दिया है तो गांधी परिवार माफी मांग ले इमरजेंसी के लिए और मामले का हमेशा के लिए पटाक्षेप कर दे। माफी मांगने से इतनी हिचक क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत है ना, क्षमा बड़न का काम है, छोटन को उपदेश। दीपक चौरसिया, छोटन का उत्पाद थोड़ा सा संशोधित कर देता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, बेरोजगारी से युवा त्राहिमाम कर रहा है, किसान सड़कों पर है, जार जार है, सारे उद्योग तार तार हैं। मैं तत्पर और तैयार हूं दीपक चौरसिया जी देश से क्षमा मांगने को, लेकिन डिबेट का आधा हिस्सा नहीं, पूरा होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है, सत्य कहा है, अघोषित आपातकाल है। और ये राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं है,
केशु भाई पटेल ने सबसे पहले मोदी जी के लिए कहा। लाल कृष्ण आडवाणी जी से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा, केसी त्यागी ने कहा, एक लंबी फहरिस्त है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए, इस सरकार से खतरा है। प्रधानमंत्री जी, आप क्षमा मांगते हैं तो मैं 10 बार तत्पर और तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने रातों रात देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया नोटबंदी का निर्णय लेकर। मैं आप उसके लिए अगर क्षमा मांगने को तैयार और तत्पर हैं तो मैं 10 बार क्षमा मांगने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी, काली रात के अंधियारे में जब महामारी की विभीषिका में देश था, तब किसानों के खिलाफ एक के बाद एक 3 काले कानून लाए और सर्वोच्च अदालत में झूठा शपथ पत्र दे दिया कि हमने उनसे चर्चा करके ये कानून लाए, जबकि सूचना के अधिकार में 11 और 15 दिसंबर को आपने कहा कि हमारी किसी से चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी, मजदूरों के खिलाफ भी आप कानून लाए। आपने सिर्फ 4 घंटे का समय लॉकडाउन में देश के लाखों मजदूरों को दिया और फॉल्कन 2000 जैसी फ्लाइट से सुपर रिच फैमिलीज को विदेशों से बुला करके एयर स्पेस बंद किया। इस कृत्य के लिए आप क्षमा मांगने को तैयार हैं तो मैं 10 बार तत्पर और तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी, जो पत्रकारों ने आपको दिशा दिखाने की कोशिश की, चाहे वो सुरेश बहादुर हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो मनदीप पुनिया हो, चाहे प्रशांत कनौजिया हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, मृणाल पांडे हो, एक लंबी फहरिस्त है, उनको आपने FIR की या जेल के दरवाजे दिखाने की कोशिश की। इसके लिए अगर आप क्षमा मांगते हैं तो मैं भी तत्पर और तैयार हूं। सर, आपकी तकरीर अच्छी है, लेकिन मेरा सवाल ऐसा कुछ नहीं है। आप मूल मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। आप मूल मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण जो कांग्रेस पार्टी ने किए हो, अभय दुबे जी, मैं गिनवा सकता हूं आपको। ये जो छोटे छोटे उदाहरण आप दे रहे हैं ना, ऐसे हजारों उदाहरण गिनवा सकता हूं। इसका मतलब आप क्षमा नहीं मांगेंगे? चौरसिया जी, 14 करोड़ किसानों की आजीविका, ये छोटा विषय, परिवार 14 करोड़, आप जानते हैं क्या क्या मूल्यांकन है इसका? सर, 14 करोड़ किसान कहीं सड़क पर नहीं है। अगर 14 करोड़ किसान सड़क पर होता, अभय दुबे जी सुनिए, तो ये पूरा का पूरा देश स्तब्ध हो जाता, खड़ा हो जाता उस जगह पर। अगर 14 करोड़ किसान होता वहां पर, 14 करोड़ किसान कहां है? कुछ हजारों दिखाई देते हैं सिर्फ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। उनकी आजीविका को रोंद दिया। अब चलाइए ना ट्रेन, देखिए किसान कैसे तत्पर और तैयार। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद मजदूरों के लिए आंदोलन करने सर, उन्होंने अपने खेतों को रौंदा और मुश्किल से गिने चुने 10-50 लोग होंगे जिन्होंने अपने खेतों को रौंदा होगा। मैं सीधे गोपाल कृष्ण अग्रवाल के पास चलूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, माफी को नहीं लगता इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए और ये कह रहे हैं कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं खुद 3 महीने इमरजेंसी में जेल में था। उस वक्त मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। क्या हमने किया? मेरे पिताजी, हम परिवार में 3 लोग थे, मेरे पिताजी को नागपुर जेल में बंद किया, मुझे चिल्ड्रन जेल में और मेरी माँ को तिहाड़ जेल में। क्या अपराध था? केवल ये कहा था हमने कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी, गो बैक गो बैक, इस नारे को लगाया था और मेरे पिताजी, हम तीनों को जेल में डाल दिया। क्या ये वो 3 महीने और जो मुझे स्कूल से निकाला, मेरे पिताजी को नौकरी से निकाला, उसको ये अंडू करेंगे? माफी मांगने का क्या मतलब है? आज अभय दुबे जी बातें कर रहे हैं किसानों की और तहसीन जो बातें कर रहे हैं, जो हरीश रावत जी, कितना इन्होंने एट्रोसिटीज की है, इमेजिन नहीं कर सकते। वो लोग भूल गए कि किस तरह से ये प्रजातंत्र की आज बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए। समुद्र में कूद जाना चाहिए, राहुल गांधी को डूबना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने, अगर आप वर्ल्ड का इतिहास देखें डेमोक्रेसी का, भारत को 98% की मार्किंग है। क्यों है? 2% हम डेमोक्रेसी में फेल है इंटरनेशनल असेसमेंट में। वह इमरजेंसी के काले कानून के कारण जुडिशरी को सबवर्ट किया। नानी पालकी वाला ने कहा मेरे जीवन की, अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी, नानी पालकी वाला ने कहा। लेकिन राहुल गांधी और संजय गांधी और ये जो इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये कुछ नहीं कहेंगे। अब इन्होंने एक ऐसे, इस तरह से आप प्रजातंत्र को रौंद के आगे बढ़े हो। आपने प्रजातंत्र को पूरी तरह से खत्म किया है। क्या माफी मांगने से आप बताइए ना, क्या एट्रोसिटीज की है? क्या अभय जी, आपने बातों को बदलाया गया? विषय था
कि क्या इमरजेंसी में आपने इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता गोपाल लोगों को अग्रवाल जी। प्रजातंत्र की सीखा हत्या जाता है। ठीक है, सीधे अभय जी आप बोल चुके हैं, मुझे तहसीन पूनावाला को मौका देना है। मैं तहसीन के पास चलता हूं। तहसीन, जब राहुल गांधी इतनी बात बोल चुके थे तो माफी भी मांग लेते, दिक्कत क्या थी? जी दीपक जी, दोबारा से आपने मुझे शो में बोला, आपका शुक्रगुजार हूँ। गोपाल जी की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता है और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। गोपाल जी क्या है कि आपके डिबेट में प्रिपेयर करते आते तो थोड़ा सा अगर वो ज्यादा पढ़ लेते तो कांग्रेस पार्टी, अरे पढ़ना तो आपको चाहिए सर, ऐसे नहीं होता ना सर। आप बोले, मैंने बीच में नहीं बोला ना सर, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ये मोदी जी की मन की बात है, दीपक चौरसिया जी की काम की बात है, ये काम की बात कर रहा हूं मैं सर, मन की बात छोड़ दीजिए। हमने तो भुगता है, आप कह रहे हो सर ऐसे थोड़ी होता है डिबेट। भुगता है ना, आपको पढ़ाना क्या? आप या तो कह दो कि मैं ठीक है सर, मैं समझता हूँ, आपका चांस हो गया, दीपक सर ने मुझे चांस दिया है, बोलने दीजिए ना। आप क्यों डरते हो कि ऑडियंस मेरी बात सुनेगी और आप एक्सपोज हो जाओगे? क्यों डरते हो आप? सुन लीजिए बात, उसके बाद गोपाल जी बोलने दीजिए, गोपाल जी बोलने दीजिए, कंक्लूड करने मेरी बात सुनिए, संक्षेप में खत्म करूंगा। दरअसल क्या होता है ना दीपक सर, बीजेपी के प्रवक्ता सब मन की बात के अधीन है, इसलिए काम की बात सुनते नहीं, लेकिन वो भूल जाती है दीपक चौरसिया का शो है, सबको बराबर का मौका मिलता है। खैर संक्षेप में अपनी बात रखता हूं। कांग्रेस ने ऑफिशियली कई बार कहा है इमरजेंसी गलत है, लेकिन गोपाल जी आपके शो में आए, रिसर्च तो किया नहीं, 97 आउट ऑफ 100 दे दिया भारत को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। लेकिन अभी 1 घंटे पहले फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम हाउस जो दुनिया का नंबर 1 चार्ट है जो बताता है हर मुल्क में कितना लोकतंत्र है, 1 घंटे पहले उसने रिपोर्ट रिलीज की और कहा है नरेंद्र मोदी जी के नीचे भारत देश अब लोकतंत्र नहीं रहा, पार्शियल लोकतंत्र रहा है। और ये बात सच है, मैं मुंबई में बैठा हूं सर, आपके लोग मेरे पास आए, मुंबई के अंदर आज इनकम टैक्स ने उन लोगं पर रेड किया है जो लोग ट्विटर पे, ये कौन सी एजेंसी है भाई? इनकम टैक्स का ये कौन से? गोपाल जी बीच में सीलमपुर की एजेंसी है, गाजीपुर की एजेंसी है, कड़कड़डुमा कोर्ट की एजेंसी है, जे कॉलोनी की एजेंसी है, कहाँ की एजेंसी है तो बताइए, कहाँ की एजेंसी है? कड़कड़डुमा कोर्ट की है, जे कॉलोनी की है, शाहीन बाग की है, लखनऊ की है, अहमदाबाद की है, केरल के मल्लापुरम की है, एसडीपीआई का जहां ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका, वहां की है। ये कहाँ की है बताइए ना मुझे, दिखाइए, कागज दिखाइए। और कैसे कह सकते हैं, मतलब कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। अब भारत में प्रजातंत्र नहीं है, क्या ऐसी बात करके। आपका प्रश्न सुन नहीं पाया, क्या था आपका प्रश्न? आप ढूंढिए कागज, ढूंढिए कागज, तब तक संगीत रागी के पास चलता हूँ। संगीत रागी जी, क्या भारत में प्रजातंत्र नहीं है बताइए? तहसीन पूनावाला कह रहे हैं नई रिपोर्ट आई है, नहीं है। तहसीन रिपोर्ट ढूंढिए, मैं रिपोर्ट देखूंगा आपके पास। तब तक संगीत रागी, मैं इंतजार कर रहा हूँ संगीत रागी का, बताइए। और मुझे भी बताइए ये कौन से चंदू खाने से रिपोर्ट आई है, बताइए। 1 सेकंड आप लीजिए इसे। दीपक जी करिए, संगीत रागी जी बोलिए। ऐसी सारी रिपोर्टों को सबसे पहले आवाज गिर गया, प्लीज आप बात मत कीजिए। दीपक जी सबसे पहले तो इन सारी रिपोर्टों को हमें खारिज करना चाहिए। तहसीन में 1 मिनट में आ रहा हूँ आपसे, 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं बोल लूं, मेरा रिसर्च ये रिपोर्ट निकाल के दे और इसकी क्रेडेंशियल्स क्या है ये भी निकाल कर दे। ये क्या संस्था है, इसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, मैं रिसर्च को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। संगीत रागी जी अपनी बात कंक्लूड करें, कंप्लीट करें। सर इसका क्रेडेंशियल्स दीपक जी मुझे एक वाकया, दीपक जी ये मुझे प्लीज तहसीन मैं बोल लूं, इसके बाद आप बोलेंगे। दुनिया के सारे बड़े चैनल्स पे अखबारों में प्रिंट हुआ है, इंक्लूडिंग बीबीसी, इंक्लूडिंग CNN। अगर आप दीपक सर देश के नंबर 1 पत्रकार होने के बावजूद इसकी क्रेडेंशियल को आप इस फ्रीडम हाउस अभी आप बात कर रहे थे तब ये आपको बात मैं बात करूं दीपक जी? संगीत रागी जी आप बोलिए प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है। दीपक टाइम जी वेस्ट ना करिए प्लीज, बोलते रहिए। तहसीन में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खामोश रहिए थोड़ी देर। संगीत रागी जी देखिए, आप सब लोग डिबेट के बारे में समझते हैं, कोई किसी से मुंह लटका लेता है, कोई किसी से। प्लीज कंक्लूड करिए अपनी बात। दीपक जी इन सारी रिपोर्टों को सबसे पहले खारिज करना चाहिए। मुझे 2018 का एक वाकया याद आ गया, जब मैं कैनबरा में एक डेमोक्रेसी इन इंडिया पर बोलने गया था। वहाँ के कैनबरा के एक प्रोफेसर ने कहा कि इंडिया का डेमोक्रेटिक डेफिसिट ये है,
मैंने उनसे पूछा, एक ही सवाल था, ये आपको कहाँ से पता लगा? कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई डेटा है? ऐसा अखबारों में मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में अखबारों में बहुत सारे ऐसी खबरें आती हैं, उसके आधार पर ऑस्ट्रेलिया का आकलन कर लिया जाए। ये देखिए, एक प्रकार के मीडिया जगत का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हमको पहचानना चाहिए। जो लोग 70 साल से मलाई चाट रहे थे, जो लोग 70 साल से इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस को खा रहे थे, दीमक की तरह जो चाट गए, आज वे पत्रकार, वे आज बुद्धिजीवी हाशिए पर हैं, क्योंकि सत्ता उनको अपने तक पहुंचने नहीं दे रही है, फटकने नहीं दे रही है। कौन नहीं जानता है राडिया टेप को? कौन नहीं जानता है? बड़े बड़े लोग थे जो आज जो सत्ता प्रतिष्ठान को हिलाने की बात करते थे। कहा जाता था, स्वर्गीय अहमद जी का फोन आया करता था और कई पत्रकार कहते थे कि हमें यह बताया गया है कि कांग्रेस के खिलाफ बोल दो, मनमोहन सिंह के खिलाफ बोल दो, लेकिन सोनिया गांधी और उनकी परिवार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो वो लोकतंत्र था। इस लोकतंत्र को हमने भी जिया है। उस समय 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो हमने भी अपने पिताजी को भागते हुए देखा है। हमने वो दिन देखा है जब स्कूलों के अंदर हमारे छात्र जो है, वो शिक्षक जो है, वो लुक छिप करके भागा करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि उनकी नसबंदी कर दी जाएगी, उनको जबरन नसबंदी कर दी जाएगी। वो दिन और आज का दिन कोई तुलना है साहब? आप रोज आपातकाल सर क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी तो मुझे लगता है ना कि हार्मोनल डिसबैलेंस से गुजर रहे हैं। कोई मनुष्य का भी कोई मेनोपॉज होता है, सुनते हैं आजकल डॉक्टर बोलता है कि मनुष्य का भी मेनोपॉज होता है। राहुल गांधी शायद उस मेनोपॉज के दौर से गुजर रहे हैं। उनको वो मानसिक विक्षिप्तता, ही इज इंटेलेक्चुअली ए रिटार्डेड पर्सन। राहुल गांधी इज इंटेलेक्चुअली रिटार्डेड। दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक के ऊपर एक बिना बोले। कोई दर्शक जुड़ा हुआ है हमारे साथ। ऐसे मेंटली रिटार्डेड पर्सन के लिए आपको रोज डिफेंड करना पड़ता है। अरे साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चलिए मैं बहस को अभी थोड़ी देर के लिए विराम दे रहा हूं। मेरे साथ रमन सिंह जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रमन सिंह जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, इमरजेंसी कैसे याद करेंगे आप, क्योंकि आप भी वो सिपाही हैं जिन्होंने इमरजेंसी में सरकार से लोहा लिया था। इमरजेंसी के दौर को और जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में एक वातावरण का निर्माण हुआ था और जो भय और आतंक की राजनीति उस समय शुरू हुई थी, लोगों को उठा के सीधे जेल बिना किसी कारण बताए, बिना किसी विषय के, तो उस दौर को हमने देखा है। और आपातकाल के उस दौर को ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का सबसे काला अध्याय यदि कुछ हो सकता है तो आपातकाल का दौर था, जो इस देश के इतिहास में मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान की राजनीति में इसको कोई दोहरा नहीं सकता, क्योंकि इसके दुष्परिणाम को भी देश ने देखा है। आपने कहा दुष्परिणाम को देखा है। आज राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि मेरी दादी खुद कह के गई कि ये तो भाई गलती थी। तो आपको नहीं लगता गांधी परिवार को अब इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए? निश्चित रूप से गलती जब आते आते और राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया, देश के सामने स्वीकार किया, टीवी और मीडिया के सामने स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से इससे बेहतर और क्या होगा कि देश की जनता के सामने कम से कम उस दौर में जो हजारों लाखों परिवार जेल के अंदर ठूस दिए गए, 19 महीने पूरे देश कटघरे में बदल गया, और उन परिवारों को यातना और पीड़ा के लिए यही अवसर है जब क्षमा मांगना चाहिए देश से कि लोगों के जीवन में जिस प्रकार कष्ट आए। तो ये राहुल गांधी ने यदि इसको स्वीकार किया है तो उसको देश की जनता के सामने माफ़ी भी मांगना चाहिए। आपने कहा माफी मांगनी चाहिए, लेकिन क्या इससे दाग धुल जाएंगे रमन सिंह जी? दाग से धुलेंगे नहीं, मगर कम से कम
उन लाखों परिवारों को इस बात का तो एहसास होगा कि उनके परिजनों ने जो पीड़ा झेली है, जो यातनाएं झेली है, उसके लिए कोई माफ़ी तो मांग रहा है देश की जनता से। उन परिवारों का घाव में मरहम तो लगेगा, थोड़ी उनको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि कम से कम इस पीढ़ी की, मगर इस घटना को और इस आपातकाल को कोई इसको ना भूल सकता, ना इसको कोई माफ़ कर सकता, क्योंकि ये राजनीति का एक ऐसा दौर था जो यानी लोगों को जितनी प्रताड़ना दे के गया है, तो लोग भूलेंगे कैसे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपसे यह भी समझना चाहता हूं, आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या इमरजेंसी को लाना और इमरजेंसी की बात करना, क्या राहुल गांधी की कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लगती है आपकी कि भाई पुरानी गलतियों पर गलत कह दिया जाए, क्षमा मांग ली जाए, या सरसरे तौर पर उनसे निकल लिया जाए और कहा जाए अब तो हम गंगा जल से नहा के पवित्र होके आ गए हैं, जैसे प्रियंका गांधी ने डुबकी लगा दी, अब हमको आप वोट दीजिए। जिस दौर से ये निकल रहे हैं, जितनी छटपटाहट इनके अंदर है, और कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। अब उनको लगता है कि उस रास्ते को तलाशते तलाशते एक रास्ता और एक दरवाज़ा ये भी खोलना चाहते हैं कि शायद देश की जनता उनको माफ़ करे। क्या देश की जनता इस घटना के लिए माफ़ करेगी? देश की जनता दिल्ली में जितना बड़ा नरसंहार हुआ था उसके लिए माफ़ करेगी? ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिसको लेकर लोगों के मन में एक प्रकार से कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के लिए गए निर्णय के प्रति मन में कटुता है। उस कटुता के भाव को नीतिगत विषयों में जो निर्णय लिए, जो देश को पीछे करने वाले थे, ये निर्णय वापस पलट तो नहीं सकते, और इसलिए आज कांग्रेस की पूरे देश में जो हालत हुई है वो ऐसे निर्णय की वजह से हुआ है। एक परिवार और एक परिवार के द्वारा लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन जब पूरी पार्टी करती है तो ये इसका ये हालत होती है जो आज कांग्रेस की दिख रही है, और ये उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिसमें देश की जनता कांग्रेस को एक बार क्षमा करके फिर इनको आशीर्वाद मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन सिंह जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की। फिलहाल हमारी ये बहस जारी रहेगी। फिर से अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ गए हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, संगीत रागी जी, संघ के विचारक मेरे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी गेस्ट होंगे, और साथ ही साथ मेरे साथ तहसीम पूनावाला भी जुड़े हुए हैं। तहसीम, ब्रेक से पहले हमारी बातचीत चल रही थी, आप मुझे बताएं वो कौन सी रिपोर्ट है जो भारत को कहती है कि डेमोक्रेसी के पायदान में वो सबसे नीचे खिसक गया है, और उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है, किस संस्था की रिपोर्ट है? ऐसी चंडू खाने वाली रिपोर्ट तो दुनिया में रोज कितनी निकलती होंगी। दीपक जी, रिपोर्ट मैंने आपको और विक्रम को व्हाट्सएप कर दिया, अगर आपका और विक्रम अपना व्हाट्सएप चेक करें। दूसरी बात, आपको अलाउड है आपको जो इस रिपोर्ट के बारे में सोचना, लेकिन इस रिपोर्ट को गंभीरता से सारी दुनिया लेती है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। और आप भी एज ए पत्रकार जानते हो, पत्रकार होने क्योंकि आप एक पत्रकार हो, आप जानते हो कि ये रिपोर्ट की गंभीरता क्या है और कितनी गंभीरता से सारे देश और सारी देश की सरकारें इस फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को लेते हैं। लेकिन हम चैनल पे ऐसे बताए कि चाइटू रिपोर्ट है, मुझे लगता है गलत है। इसके अलावा मैं एक चीज़ करते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। संदीप रागी जी ने अभी कहा मेंटली रिटार्टेड शब्द का विदेशी एनजीओ से जो पैसे लेते हैं और विदेश की सिर्फ एक इच्छा की भारत को नीचा दिखाना, उसको आप शब्दों का आप उनको बोले माफी मांगे। की रिपोर्ट होती तो मान लेता मैं। सर, मैं आपके शो पे कभी भी मोदी जी के बारे में खराब शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हम लोकतंत्र में है, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके शो में शोभा नहीं देता। मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। किस तरह से बात कर रहे, मेंटली रिटार्डेड, ये क्या तरीका है किसी के बारे में बात करने का? आप डिबेट करिए, आप कहिए मैं गलत हूं, मैं कहूंगा आप गलत है। आप राहुल गांधी के बारे में, मेरे नेता है वो, आप ऐसे कैसे बात करोगे उनके बारे में, और हम क्यों सहन करते रहेंगे? संगीत रागी जी, जवाब, सवाल सीधा आप पर है। हम करते ऐसे शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए,
यस, यहाँ पर राजपूत साहब है, वो करेंगे। मैं ये आप उनसे माफी मंगवाइए। फिर कह रहा हूं, मैं ये दोहरा रहा हूं, मैं ये फिर दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तुम ताम करके प्रधानमंत्री को बोलते हैं, जिस संबोधन के साथ बोलते हैं, जिस प्रकार से क्या भाषा का प्रयोग किया, प्रलाप आरएसएस के खिलाफ और मदरसों से तुलना करते हैं, मुझे लगता है कि बौद्धिक तौर पर वो रिटार्डेड हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आरएसएस के खिलाफ जो बोलते हैं वो बोलना उनका अधिकार है। उससे वो कोई मेंटली रिटार्डेड नहीं, आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? पर्सन हम कोई मोदी जी के बारे में नथिंग अबाउट इंडिया, मैं भी बोल सकता हूं मोदी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में, जो भारत और भारत की सभ्यता में। के बाद में जिसको टके भर का ज्ञान नहीं हो, प्लीज लिसन टू राहुल गांधी को भारत और भारत सबके सब चंडू खाने से आए हुए लोग ज्ञान नहीं है, और वो सब लोग चंडू खाने वाला जिस सभ्यता के यही है। नहीं, तुम पागल हो और पागल निपट लेने दीजिए आज इनको। मेंटली कितनी गरिमा बढ़ा दी आपने सुरेंद्र सिंह राजपूत जी है, लाइन बोल के शो की गरिमा बढ़ा दी। बिल्कुल संगीत रागी जी इनकी भी बयान का जवाब दे दीजिए। दीपक भाई तो आपके मुंह में दही जम जाएगी। Intellectually retarded person, ठीक है, who can say anything, any abusive language, any intellectually duper talk he can make every day, and that makes you know news in this country. कोई political रंगमंच पर एक मनोरंजन, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, अपने आप को सॉर्ट आउट करिए। किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से मेरे मुंह में दही नहीं जमता है। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत को क्लियर कर देना चाहता हूं, लेकिन मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, क्या नाम है उनका? उनकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूरा खानदान तुम्हारा, मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। खानदान है। संघ सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र बताइए क्या कहेंगे इस बहस पर? राहुल गांधी को, गांधी परिवार को माफी मांगनी चाहिए इमरजेंसी पर? दीपक जी, मैं आपके न्यूज नेशन चैनल को धन्यवाद देता हूं, और न्यूज नेशन चैनल के माध्यम से सारे देश की जनता जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे भी, उनको भी बताना चाहता हूं, निसंदेह इसको पूरे गांधी परिवार को और पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कि ये जो आपातकाल लगाया था एक भूल थी, तो उस आपातकाल में जो 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था, उनके जो अब उस पीढ़ी, वो लोग तो पता नहीं कितने कम बचे होंगे, उनकी जो अगली पीढ़ी हो उनसे, उनके परिवारों के पास जाना चाहिए, उनसे भी माफी मांगना चाहिए। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और अभी पहले मध्य प्रदेश में थी उनकी कमलनाथ जी की सरकार, तो इन 3 सरकारों ने जो मीसाबंदियों के लिए पेंशन की दी गई थी, क्योंकि अब वो खुद ही कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के रक्षक थे, और लोकतंत्र के रक्षकों को उन्होंने ही जेल में डाला था, उनके लिए पेंशन दी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा। तो अब क्या ये अपने पाप धोने के लिए अपना प्रायश्चित करेंगे क्या राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में? और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये सरकार से भी मांग करता हूं, मोदी सरकार से, और जगह जगह जो राज्यों की ठीक है, मैं आप ही के सवाल को सुरेंद्र राजपूत जी के पास ले जाना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आज भी लोगों में एक बड़ा धड़ा ये है, इमरजेंसी को गलत मानता था, जो जनरेशन अब बड़ी हो चुकी है, क्यों ना कांग्रेस वंस फॉर ऑल माफी मांग के इस इश्यू को सेटल कर ले, रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाए। दीपक भाई, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो मालूम है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तुरंत ही माफी मांग ली थी, और उस माफी का ही नतीजा था कि जहां 77 में हमारी हार हुई थी और 80 में हमें 347 सीटें मिली थी। आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है। सच बात यह है कि राहुल गांधी जी में ही हिम्मत है कि अगर कोई इतिहास में गलती हुई तो उसके लिए भी हमने खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगी। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह जी ने 1984 के लिए भी क्षमा मांगी। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के और संघ के प्रवक्ता करते हैं, क्या यह उचित है? और क्या हम लोगों से अनुचित शब्द कहलवाना इन लोगों के लिए उचित है? हम तो एक चीज कहते हैं, हमने तो वंस फॉर ऑल माफी भी मांग ली, खेद भी व्यक्त कर लिया, और एक बार नहीं कई बार कर लिया। आज क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया, डिमीन कर दिया, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और चाहे वो अन्य संस्थाएं हो, सीवीसी हो, कोई भी संस्था हो, हर संस्था को इन्होंने डिमीन कर दिया। सीबीआई का कूप कराते हैं रात 1:30 बजे,
5-5 जज आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। नोटबंदी में सैकड़ों जाने जाती हैं, जीएसटी में सैकड़ों व्यापारी मारे जाते हैं और जवाब ले लेते हैं संगीत रागी जी से। चौपट हो जाती है। क्या प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी? जवाब ले लेते हैं रागी जी से। अब रिटोरिक हो रहा है, जवाब ले लीजिए संगीत रागी जी। हाँ लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि रागी जी तो मंद बुद्धि है। इन मंद बुद्धियों से क्या जवाब लोगे आप? दीपक जी बोलिए संगीत रागी जी। किन किन सवालों का आप जवाब मांगेंगे? आईना सच दिखा देता है तो दर्द इतना ही होता है। पाकिस्तान के पास भारत का एक हिस्सा चला गया, कांग्रेस अरे उसके लिए दर्द कभी तो माफी संगीत मांगी? रागी अभी बहुत होगा। चीन के पास भारत का इतना सारा हजारों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर नेहरू ने गंवा दिया। नेहरू ने कभी माफी मांगी? कैसे पास हुए हो? तिब्बत जो है, नेहरू तिब्बत जो है वो गंवा दिया। नेहरू ने गंवा दिया। और जो तुम्हारे कभी माफी मांगी? प्रसाद मुखर्जी कभी माफी मांगी? इसका भी याद आएगा कि क्यों उप मुख्यमंत्री बने थे, क्यों दलालों के कहा साथ थे? वो दर्द ही होगा। भगत सिंह से मैंने मिलने कहा गए थे। क्या इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए नेहरू कितने जिम्मेदार थे? कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी क्या? मांगेगी माफी? आरएसएस के क्या मांगेगी संबंध माफी? थे? इन सब पर पता चलेगा। अच्छा, आप दोनों बोल कर देखिए आवाज समझ नहीं पड़ रही है। दोनों के ऑडियो को डाउन कर रहा हूं मैं और मैं जनरल जीडी बख्शी के पास चल रहा हूं। जनरल जीडी बख्शी, दोनों तरफ के तर्क आपने सुने। क्या होना चाहिए आज के राजनीतिक तौर पर? आपकी एक विशेषज्ञ टिप्पणी। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, जो इमरजेंसी का मुद्दा है एक मौलिक सिद्धांत का मुद्दा है। हम एक प्रजातंत्र हैं, मतलब छोटे से छोटे बेचारे गांव के, किसी भी दूर दराज के गांव के भी नागरिक की उतनी ही अहमियत है जितने बड़े से बड़े नेता की है। ये प्रजातंत्र है, हमें मौलिक अधिकार हमारा संविधान देता है। संविधान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ जो हुआ, जितना तिरस्कार भारत की आम जनता के प्रति दिखाया गया कि ये बच्चे पैदा करते जाएंगे, इनकी नसें काट दो, मैं ही सब जानता हूं, आई नो बेस्ट। ये साहब एक बहुत गलत मानसिकता है जो प्रजातंत्र के लिए घातक है। ये इसका हमने उदय देखा था ऐतिहासिक रूप से इमरजेंसी के काल में। कभी कभार इसके फिर हमको लक्षण दिखते हैं, और जब भी दिखते हैं दे शुड बी अटैक्ड, स्ट्रांगली अटैक्ड, क्योंकि सबसे बड़ी धरोहर हमारी ये प्रजातंत्र है। ये अंग्रेजों की देन नहीं है इस देश को। ये हमारे जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है तब से प्रजातंत्र का दौर चला आ रहा है। प्रजातंत्र की प्रणाली इस देश में चली आ रही है। बौद्ध काल में गणराज्य थे, प्रजातंत्र थे। प्रजातंत्र हमारी नसों में है, हमारे खून में है, और ये हनन हुआ था, इसका बहुत भारी चोट पहुंची थी। सर्टनली इट इज अ इशू जो कि सीरियसली लिया जाना चाहिए, और वी मस्ट सी कि ये फिर कभी ना हो। ये हमको प्रावधान हमने डाले भी थे उस वक्त की, फिर ठीक है जो है मेरी एक ऑडियंस मेरे साथ जुड़ गई है, एक स्पेशल कमेंट, उसके बाद तहसीन मेरा वादा है ब्रेक के बाद जो डिबेट शुरू होगी आपके पॉइंट से शुरू होगी। हमारी ऑडियंस को लाया जाए, बताया क्या नाम है उनका? सुनीता शर्मा जयपुर से। सुनीता जी बताइए क्या कहेंगी? नमस्कार दीपक जी, मेरा यही कहना है कि भी ये जो वक्तव्य है राहुल गांधी जी का, ये जरूर सराहनीय है कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर जब जागो तब सवेरा। लेकिन लगता है कि दोनों जो परिस्थितियों को वो कंपेयर कर रहे हैं, इमरजेंसी काल और आज की, वो थोड़ी सी कंपैरिजन अनरियलिस्टिक लगती है, क्योंकि वो जो एक समय था और जो अब का समय है, सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो बिल्कुल ही बदल गया है। तो मेरा ये मानना है कि हर स्वतंत्रता जो है वो उसके साथ एक जिम्मेदारी छुपी हुई है, और बहुत जरूरी है कि समाज के तौर पे हम सब उस जिम्मेदारी के प्रति उतना ही जागरूक रहें जितनी कि अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां भी बहुत सुंदर बात कही है सुनीता शर्मा जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। हम सरकार से अपने अधिकार तो मांगते हैं, लेकिन हमारे सरकार के लिए क्या कर्तव्य है, हमको कैसे एक अच्छे सिटीजन बनना है,
उसको हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी लगाना, आपातकाल लगाना एक बड़ी भूल थी। हमने सवाल ये भी उठाया कि अगर भूल मांग ली है तो माफी क्यों नहीं, लेकिन इस पर दाएं बाएं के जवाब मिलते रहे। हालांकि सुरेंद्र सिंह राजपूत ने जरूर कहा कि इमरजेंसी के बाद खुद इंदिरा गांधी ने माफी मांगी, उसके बाद वो सत्ता में आई, लेकिन ये सवाल फिजा में फिर भी तैरता रहा कि आखिरकार दुनिया के देश के प्रजातंत्र के इस काले इतिहास को जस्टिफाई कैसे किया जाए। कांग्रेस अपने अपने तरीके से इसको जस्टिफाई करती रही। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त है सुरेंद्र राजपूत है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे साथ संगीत रागी जी है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, और मैं सीधे चलता हूं अखिलेश सिंह। एक मेरे दर्शक जुड़ रहे हैं। अखिलेश, मुझे बताइए क्या कहेंगे इस बहस के बारे में? पहले तो मैं सभी आदरणीय लोगों को सादर प्रणाम कर रहा हूं, बाबा काशी विश्वनाथ और मां गंगा की तरफ से बहुत बहुत आभार और प्रणाम आप सभी को। देखिए श्रीमान, मेरा यही कहना है कि श्रीमान राहुल गांधी ने ये जो बात कही है, ये आम जनमानस के हिसाब से गले से नहीं उतरती है। क्यों? क्योंकि आपातकाल की घटना जो हुई उसको उस समय उस काल में किसी भी संस्थाओं का आदर और सम्मान नहीं हुआ। भले वो स्वीकार करें, उस समय हर संस्थाओं को कुचल दिया गया। आज उनके कहने से इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से न्याय तो सही है, लेकिन उस काले धब्बे को कौन छोड़ेगा, कौन धुलेगा? उस पूर्वजों की हुई गलती को आप 50 साल बाद स्वीकार करते हैं, ये मेरे हिसाब से, एक आम जनमानस के हिसाब से तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, सीधे चलता हूं तहसीन पूनावाला के साथ। तहसीन पूनावाला अपने फ्रीडम हाउस की रैंकिंग की बात की। मैं आपको साफ बता दूं, 2001 से लगातार 2021 तक मैं हर एक साल कम से कम एक इवेंट को कवर करने के लिए यूएस गया हूं। हर थिंक टैंक को जानता हूं जो भारत के संदर्भ में काम करते हैं, हर उस थिंक टैंक को जानता हूं जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स देते हैं। ये जो आप फ्रीडम बता रहे हैं ना, फ्रीडम हाउस, ये कोई जानी मानी वहां की रैंकिंग एजेंसी नहीं है, और ना ही कोई जाना माना नाम हो जो साउथ एशिया का इस मामले में एक्सपर्ट हो। और रही बात इस तरह की रिपोर्ट की, तो मैं थोक में आपको लाके दे सकता हूं। जिस देश के बारे में जो लिखवाना हो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, यही वहां पर हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल जी दीपक सर, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। चलो आपकी इस बात को तो मैं मान ही लेता हूँ, लेकिन क्या आप उस रिपोर्ट को भी मानने से इनकार करोगे दीपक जी, जो कहता है कि भारत की मीडिया पे इस वक्त दबाव है, मीडिया रैंकिंग्स पे भारत लगातार गिरता जा रहा है। आप ही के शो पे सर, आप ही के इंटरव्यू पे प्रधानमंत्री जी जिस तरह की बातें करते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं हो, प्लेन्स को क्लाउड से छुपा सकते हैं, रेडार से, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं, डेटा नहीं प्रधानमंत्री को। लेकिन मैं इस डिबेट में नहीं घिरना चाहता हूं, हम डिबेट कर रहे हैं भारत के लोकतंत्र पे, और मैं आपके शो पे मानता हूं कि जब इमरजेंसी हुआ गलत हुआ, लेकिन जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो दोहराने के लिए उसे मजबूर होते हैं। और आज मजबूर क्या है? आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती पे से आपके साथ शो पर बैठा हूं, और यहां पर इनकम टैक्स मोदी जी के सहयोगी उन लोगों पर रेड करते हैं जो ट्विटर पे मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे किसानों को कहा जाता है कि वो खालिस्तानी है। जहां पर आप मोदी जी के खिलाफ बोलो, सीबीआई ईडी की नोटिस लगती है। क्या ये लोकतंत्र के लिए सच्ची बात है? और बार बार मोदी जी कहते हैं, मुझे आप एक संस्था बताइए जो जिसकी वजह से मोदी जी, जब मोदी जी जो गलत करता है छापे तो उसके घर में लिखते हैं, जो ट्विटर के बारे में टीवी नहीं जानता। तहसीन पूनावाला जो ट्विटर के बारे में टीवी नहीं जानता और सरकार के बारे में कुछ नहीं लिखता, छापे तो उसके घर भी पढ़ते हैं अगर कोई गलती करता है तो। व्हाट्सएप चैट्स भी पढ़ते हैं जी। चलिए, व्हाट्सएप चैट भी पढ़ते हैं। आपको मोदी जी के बारे में ज्यादा जानकारी है, मेरे पास नहीं है। संगीत रागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। कंक्लूडिंग कमेंट रहेगा मेजर जनरल जीडी बख्शी का और सुरेंद्र राजपूत जी का। क्या कहेंगे आप? इन्होंने कह दिया भाई मोदी जी तो व्हाट्सएप चैट भी पढ़ते हैं। मोदी जी तो व्हाट्सएप चैट्स भी पढ़ते हैं लोगों के। देखिए और उन लोगों के पढ़ते हैं जो उनके खिलाफ है, और उनको लीक भी करते हैं मीडिया से कि शाम के समय सारे अखबारों के बिजली काट दिए जाते हैं, तब ताकि अगले दिन
अगले दिन वो कोई अपने अखबार प्रकाशित न करे। क्या आज ऐसा हुआ है? स्कूलों में और कॉलेजों के जो शिक्षक थे उनको पकड़ पकड़ करके उनको जेलों में बंद कर दिया गया था, और स्टूडेंट लोग थे, हम लोग दहशत के मारे भागते थे, हमारे शिक्षक डर से भागते थे। क्या आज ऐसा हो रहा है? पकड़ पकड़ के लोगों को पीटा जाता था, बेरहमी से पीटा जाता था। पता नहीं तब तहसीन पूनावाला का जन्म इस धरती पर हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन मैं वो जानता हूँ, वो दिन, वो मंजर मुझे पूरी तरीके से याद है। खौफ से में जिंदगी लोगों की हुआ करती थी, गांव तक ये दर्द जो है और ये खौफ फैला हुआ था। आप उसकी उत्तर प्रदेश जाइए, आप सोशल मीडिया पर जाइए उत्तर प्रदेश, देखिए क्या हो रहा है। राहुल गांधी रोज गाली गलौज की भाषा यूज करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री को चोर, बेईमान, तुम ताम। कौन सी ऐसी भाषा छोड़ दी है? कौन सी ऐसी असंस्कारित भाषा है जो राहुल गांधी जी ने प्रयोग नहीं किया है प्रधानमंत्री के लिए? और फिर कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, सीधे राजपूत जी के पास चलते हैं। राजपूत जी, आप क्या कर रहे थे इमरजेंसी में? आप इमरजेंसी को क्लीन चिट कैसे देंगे, जरा बताइए। आप क्या पढ़ रहे थे? आप हाल ही में पैदा हुए थे, आपने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था, कुछ याद है इमरजेंसी के बारे में आपको राजपूत जी? हम तो 7 साल के थे उस वक्त, और निश्चित तौर पर हमने इमरजेंसी का कभी समर्थन नहीं किया। सच बात है, सिर्फ जब इंदिरा गांधी जी ने भी माफी मांग ली थी तो मेरे ख्याल से उसके बाद इस घटना का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। सच बात यह है दीपक भाई, इमरजेंसी की याद तो आज हमें, वहां उस समय तो हमने पढ़ा, लेकिन आज हमको याद है 120 से भी ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। दीपक भाई, आप भी जरा सा दाएं बाएं जाएंगे तो आप भी अपने खिलाफ एफआईआर की तैयारी रखिए। दिशा किट की जो दिशा रवि की जो टूल सर, मैं तो दाएं बाएं जाऊंगा भी और लिखूंगा भी। आप मेरी चिंता ना करें, मेरे ऊपर कई एफआईआर चल रही है और 1000 केसेस में जेल रहा हूं। नहीं, अरे आप हमारे, मेरे पास है वकीलों की फौज, चिंता ना करिए मेरी। अरे हमारे भाई हैं आप, हमें तो नहीं, हमारे भाई हैं आप, हमें तो चिंता करनी ही पड़ेगी। क्यों नहीं चिंता करें? एक अच्छे पत्रकार को हम कैसे अंदर जाने देंगे, और वो भी 124 में? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हम आपके लिए लड़ेंगे और इसी तरीके से लड़ेंगे जैसे 120 और पत्रकारों के लिए लड़ रहे हैं, दिशा रवि के लिए भी लड़ रहे हैं। आज की डेट में हमने उन 5 जजेस के लिए भी लड़ा जो मोदी जी की सरकार के खिलाफ खुल करके सामने आए। हम जो बात करते हैं, और रही बात दिशा रवि को, कम से कम पत्रकार मत बनाइए, माफ कीजिएगा। दिशा रवि कोई पत्रकार नहीं है। सीधे चलता हूं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए जनरल जीडी बख्शी के पास। जनरल जीडी बख्शी जी, यहां से रास्ता कैसे निकलेगा? बार बार आरोप कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्या वाकई घोटा जा रहा है इस सरकार के द्वारा प्रजातंत्र का गला? आपके कंक्लूडिंग कमेंट जनरल बख्शी। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट और डिस्कशन थी। वो थी कि हमारी जो प्रजातंत्र की प्रणाली है उसको एक खास मानसिकता से खतरा जो खुलकर इमरजेंसी में सामने आई थी, आम जनता के लिए तिरस्कार। द लीडर नोज बेस्ट। जनता जूते की ठोकर की काबिल है, उसको लात पड़नी चाहिए, उसको जबरदस्ती नस काट देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए सोच नहीं सकते क्या हित है क्या नहीं है, ये वो नहीं उसका फैसला कर सकते। मैं जो लीडर है वो फैसला करेगा। ये जो अहम की भावना है ये बहुत घातक सिद्ध होती है किसी भी प्रजातंत्र के लिए, और हमको इसके प्रति हमेशा जागरूक रहना होगा। खासकर वो कहते हैं those who do not learn from history are condemned to repeat it। अभी हाल में आपने पिछले साल इस साल सुना होगा इमरजेंसी 2.0, ये बात की जा रही थी महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार की कि वहां भी किसी का भी घर तोड़ दो, किसी को भी कैद कर दो, किसी को भी सलाखों के पीछे डाल दो, उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना। भी हमको जागरूक होना पड़ेगा अपने मानव अधिकारों के लिए, अपने जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, अपनी प्रेस की फ्रीडम के लिए। ठीक है जनरल बख्शी, यही मैं आपको रोकूंगा। हमको जागरूक होना पड़ेगा। और एक बार मैं परिणाम दिखा दूं, फुल फ्रेम परिणाम चले। कंक्लूडिंग हम यही कमेंट करेंगे कि हमको अपने प्रजातंत्र के लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमने सवाल पूछा था कि क्या दाग धुल जाएंगे, क्या दाग धुल जाएंगे इमरजेंसी पर माफी मांग लेने से? दर्शकों का जवाब क्या है? हाँ कहते हैं 12% लोग और नहीं कहते हैं 28% लोग। फिलहाल एक ब्रेक।